जब भी नया चैप्टर शुरू होता है तुम्हारे पास एक मौका होता है नई शुरुआत करने का, और ये मौके 9 यूनिट के बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। सारे ही मौके ऐसे जाते हैं। लो भाई, आवाज नहीं, कॉपी निकाल। यूनिट 3। अभी इसके अंदर मैग्नेटोस्टैटिक्स जो आप पढ़ते हो, मैग्नेटिज्म, अगर इन जनरल बोले तो आप इसके अंदर मैग्नेटिज्म पढ़ते हो भाई। सबसे पहले रोड मैप लिखिए। जैसे यूनिट नंबर 1 में और यूनिट नंबर 2 में मैंने बाय पार्ट्स आपको चीजें कराई। यूनिट नंबर 1 में कितने पार्ट्स थे? 4। चार्जेस, फोर्सेस, उसके बाद फील्ड पढ़ाई, उसके बाद पोटेंशियल पढ़ा, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ा। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर देखो, अगर आप इनके नाम देखोगे ना बुक में, तो आपको एज इट इज नहीं मिलेंगे जैसे मैं दे रहा हूं। मैं मेरी तरफ से क्लासिफिकेशन दे रहा हूं चैप्टर में करना क्या है। पार्ट नंबर 1 के अंदर आप सबसे पहले बायोट सेवर्ट्स लो, यानी कि जो पार्ट नंबर 1 है, आप इसको ऐसे क्लासिफाई करो। मैं उन मेन टॉपिक्स के नाम लिख रहा हूं जो इस पार्ट में आते हैं। बायोट सेवर्ट्स लो, बायोट सेवर्ट्स लो एक, और दूसरा एम्पियर सर्किटल लो, एम्पियर्स सर्किटल लो। ये दो मेन टॉपिक हैं जो इस पार्ट में आएंगे। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ ये दो ही हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और भी हैं, लेकिन मेनली इट इज कंपोज्ड ऑफ दीज 2 टॉपिक्स। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में आपने देखा होगा मूविंग चार्जेस। मूविंग, अभी चार्जेस यहाँ पे मैग्नेटिज्म के अंदर चार्जेस रेस्ट पे होंगे ही नहीं, चलेंगे जब तक चार्ज, डिस्टर्ब हो रहा हूं मैं, चार्ज रेस्ट पे रहेगा तब तक। देखो एक बार मैंने शायद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये चीज बताई थी, अगर ये रेस्ट पे होगा तो इसकी सिर्फ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये चार्ज किसी v वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस दोनों होंगी, और अगर ये क्यू एक्सेलरेट करेगा तो रेडिएशंस भी ऐड हो जाती हैं, है ना। रेडिएशंस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि मैग्नेटिज्म के अंदर चार्जेस मूविंग होंगे ही होंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड लानी है तो चार्ज को क्या कराना पड़ेगा? मूव कराना पड़ेगा। जरूरी नहीं है वो यूनिफॉर्मली मूव करे, वो एक्सेलरेट भी कर सकता है। बट आपके बहुत सारे सिंपल केसेस किस पे बेस्ड होते हैं? इसके ऊपर। पार्ट नंबर 2 के अंदर मूविंग चार्जेस पढ़ोगे, चार्जेस, मूविंग चार्जेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी, इसके अंदर एक मेन टॉपिक आता है जिसका नाम होता है गैल्वेनोमीटर। इसको हम बोलते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ये आता है। अब इसमें से क्या क्या निकलता है? सबसे पहले शंट का टॉपिक आएगा, और शंट से फिर एमीटर और वोल्ट मीटर, ये पढ़ेंगे। ये मेन सेंट्रल थीम है इस चैप्टर की, इससे टॉपिक्स डिवाइड होंगे। सेकंड थर्ड पार्ट, ये इस पार्ट के अंदर पहले आता था अर्थ का मैग्नेटिज्म, जो आपके सिलेबस से कट है। ध्यान से सुन लो, अर्थ का मैग्नेटिज्म। अर्थ क्या मैग्नेट है? यस। और अगर है तो क्यों है? देखो, अगर आप देखें अर्थ के अंदर मिनरल्स हैं, आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल है। क्या जितने भी मेटल्स हैं अर्थ के अंदर मोल्टन फॉर्म में पाए जाते हैं? यस। अगर वो मोल्टन फॉर्म में होंगे तो इसका मतलब क्या वो आयंस हैं उनके पास, और आयंस क्या होते हैं? चार्ज। तो अर्थ जब रोटेट करती है तो क्या वो चार्ज मूव करेंगे उस रोटेशन के साथ? और कोई भी मूविंग चार्ज क्या रखता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब अर्थ भी एक क्या है? मैग्नेट। पर अर्थ का मैग्नेटिक जो फील्ड है या मैग्नेटिज्म है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पे इसको बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम, मैग्नेटिक डाइपोल के नाम से।
याद करो मैंने कहीं पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाया था और मैंने कहा था ये टॉपिक बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ आएगा, आपकी किताब में लिखा हुआ है। मैं अभी बताऊंगा कुछ टॉपिक्स, देखो याद करो कुछ। मैंने ऐसा कहा था जो क्यू होता है वो किसका काम करता है, स्मॉल एम का। जो कैपिटल पी होता है वो काम करता है कैपिटल एम का। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पे, यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, पी ई साइन थीटा। देखा देख लग रहा है ना ये, इसमें क्या बनेगा, एम बी साइन थीटा, खत्म। यहाँ पे क्या आया था फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। याद आ रहा है कुछ। मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को और मैग्नेटिज्म को जब तक एनालॉजी से नहीं पढ़ोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, नहीं आएंगे। अभी देखो वहां पे पढ़ी हुई चीज यहाँ काम आ रही है, तो इसके साथ में वो वाला टॉपिक भी साथ में रिवाइज कीजिए जहां पे ये सारे फॉर्मुलेशन हमने किया था। यहाँ क्या आएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये रोड मैप लिखवाने का सबसे मेन मेरा पर्पस यही रहता है, तुम लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया हो किस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक आता है। अगर ये मिक्सअप हो गए तो चीजें मुश्किल लगती हैं, राइट। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मेनली यही करना है, और पार्ट नंबर 4 के अंदर आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेई में कुछ खास थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके पूछे नहीं जाते, राइट। इसके अंदर क्या क्या आता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस सुने, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और कौन सा होता है, फेरो फेरोमैग्नेटिक। और इन तीनों से रिलेटेड, बेसिकली इन दोनों से रिलेटेड एक लॉ आता है यहाँ पे जिसका नाम होता है क्यूरीज लॉ। आपने सुना भी होगा, पहले केमिस्ट्री में आती हैं चीजें, है ना। क्यूरी लॉ ये टेम्परेचर की डिपेंडेंस बताता है इनके ऊपर। यहाँ पे एक ससेप्टेबिलिटी होती है, सुनिए ससेप्टेबिलिटी नहीं, क्यूरी लॉ। और एक आता है बेटे हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व, ये कंटेंट इसका होता है। इसके अंदर हार्डली आपको 2-4 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं होते। तो ये आपके मैग्नेटिज्म का रोड मैप है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 1। जिस पार्ट नंबर 1 को मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब उसका रोड मैप लिखिए। पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, मार्कर देगा। पार्ट ये बायोट सैवर्ट्स लॉ, SAVARATS, बायोट सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। देखो अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जितने लॉ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर दिए जाने थे वो यहां तक दे दिए। अब जैसे इससे आगे वाली यूनिट आएगी ना 4th, यू विल फाइंड वन थिंग, उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हीं के लॉ को मॉडिफाई करके बता दिया। कोई भी लॉ नया नहीं आएगा, आप एक ही चीज फाइंड आउट करेंगे, बताएंगे फैराडे के लॉ भी आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप ये फील करेंगे कि जितनी थियरीज यहाँ पे हैं ये सारी थियरीज आर द बेस ऑफ नेक्स्ट चैप्टर्स। अगर आपको ये चीजें नहीं आ रही हैं वो उन चीजों में पकड़ नहीं बनेगी। पहले लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, 5 यूनिट, बेटा इधर ध्यान दो, पहली 5 यूनिट ऑर्डर में करनी है, फर्स्ट के बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। आप इनको किसी भी ऑर्डर में नहीं कर सकते। बाकी की 5 यूनिट जो बचती हैं जिसमें से एक यूनिट आपकी कट है लास्ट, तो बची कितनी, 4। उन 4 यूनिट्स को जैसे मन करे वैसे पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 5 यूनिट इसीलिए ऑर्डर में कराई जाती हैं। देखो यहां पे आपको मौका मिलता है कि तुम इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिवाइज कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर से कनेक्टेड है, और जो पहले 3 पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थे वो सारे यहाँ हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि वैसा वैसा सा ही है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट एनालॉजी से हम ले सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1 डालिए, पार्ट नंबर 1 में टॉपिक नंबर 1 डालिए। लो जी, पार्ट नंबर 1 मैग्नेटिज्म, टॉपिक 1। इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझो,
किसके बारे में? मैग्नेट के बारे में, कि मैग्नेट होता क्या है ना? सबको पता है मैग्नेट क्या होता है। क्या होता है मैग्नेट? एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को खींच सकता है, लेकिन हर सब्सटेंस को नहीं खींच सकता। इसका मतलब जिसको खींच रहा है उसकी भी कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लाइक मैग्नेट आयरन को खींचता है, कोबाल्ट को खींचता है, निकल को खींचता है, स्टील को खींचता है, लेकिन इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर नोन एज, जिनको खींचेगा वो मैग्नेटिक मटेरियल्स है, जो खींचेगा वो मैग्नेट है। तो ये पहला इंट्रोडक्शन आता है। एंड इसके अंदर आप इस टॉपिक का मेनली डालिए ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड पहला साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में रिलेशन दिया था। उसने कहा था बिजली से मैग्नेटिज्म बना सकते हो, मैग्नेटिज्म से बिजली बना सकते हो। जो आप देखते हो ना जनरेटर, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेट की हेल्प से बिजली पैदा कर रहा है। तो ऑस्टेड ने पहला एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया? एस्टैब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर? ये चीज है जो आपको सबसे पहले सोचने के लिए मजबूर करेगी, क्यों आपको मेट्रो के पास पीली रेखा से पीछे खड़े होने के लिए बोला जाता है। राइट? सिंपल। कोई जानता है? मेट्रो में ये गाइडलाइन जारी होती है, वहां पे एक आदमी भी खड़ा होता है। क्या? एयर की वजह से नहीं। जो मेट्रो है वो एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है। जब वो चल रही है तो वो ऑब्वियसली उस बॉडी में करंट है। जब वो मूविंग होती है तो उसकी बॉडी में करंट होता है, और जो करंट होता है, करंट के पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। हर करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेट होता है। इसका मतलब जब ट्रेन चल रही होती है वो किसका काम कर रही होती है? मैग्नेट का। क्या आपके अंदर आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीजें हैं? यस, हमारी बॉडी में है। तो वो एक तो उसके पास मोशन है, एक उसके पास करंट है, यानी कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। तो जितना क्लोज आप उसके जाएंगे, आप मूविंग ट्रेन के पास में खड़े हुए, आपको खींच लेगी अपनी तरफ। राइट? इसलिए बोला जाता है, इसलिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है कि भाई इससे आगे ना जाए। क्लियर? ऐसा थोड़ा होता है कि पैर फिसल जाएगा इसलिए पीछे कर रहे हैं, नहीं, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है इसलिए। सुनिए अब टॉपिक नंबर 2, यहां लिखिए मैग्नेटिक फील्ड। आवाज नहीं भाई। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? मैग्नेटिक फील्ड किससे दिखाते हैं? बी से। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी? तो यहां भी आएंगी। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव आती है? नहीं। यहां पे कौन मिलेगा? पोल। मैग्नेट में, मैग्नेट में क्या मिलते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्लस माइनस कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं। दूसरा फैक्ट सुनिए, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग है चैप्टर की, जितने भी कंटेंट दिमाग से निकल रहे हैं सुनते जाइए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये सिर्फ मैथमेटिकली चीजों को सोल्व करने के लिए लिए जाते हैं। डू रिमेंबर इट। क्या बोला मैंने? नॉर्थ पोल की, साउथ पोल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। उनको लेट किया गया है सिर्फ और सिर्फ चीजों को सोल्व करने के लिए। हमने देखा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड, बोलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं भाई प्लीज? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। राइट? ये हो गया। लेकिन ये वेक्टर है कि ये वेक्टर है? ये वेक्टर है। अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी? यस। डायरेक्शन गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहां पे वो टॉपिक आता है जो आप पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। आप ये देखिए, मैं डायरेक्टली आपको ये पढ़ा सकता हूं, नो इशू, लेकिन आपको इसका ऑर्डर समझ में आना चाहिए, कहां से डेवलप हुई है।
क्यों ये कॉन्सेप्ट आता है? ये भी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी एंड हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तीन। अब यहां तक बहुत थ्योरेटिकल काम चल रहा है। ये जैसे ही ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट आएगा, देखो इस चैप्टर में ना सबसे ज्यादा गलती बच्चों से डायरेक्शन की होती है, डायरेक्शन निकालनी नहीं आती। यहां पे दो रूल आएंगे, SNOW, यानी कि स्नो रूल, सुना है कभी? स्नो रूल, स्नो रूल, और एक आता था एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ये दोनों रूल सेम रिजल्ट देते हैं, जो ठीक लगे वो लगा सकते हो, जो आपको आसान लगे वो लगा सकते हो, हम दोनों सीखेंगे। टॉपिक नंबर 3। हाँ जी, टॉपिक 3 के अंदर चार्ज मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन चार्ज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। लो जी, ये टॉपिक है, याद करो आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था F=QE। मैं साथ साथ लेके चल रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था? क्या मीनिंग था इसका? जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर क्या लगती है? फोर्स लगती है। यहां पे यही फॉर्मूला F=QVB sin थीटा होता है, F=QVB sin थीटा, सेम फॉर्मूला है। यहां पढ़िए, यहां पे फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? यहां भी कर रही है, यहां और किस पे डिपेंड कर रही है? इसका मतलब एक मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है, रेस्ट वाले पे नहीं लग सकती। अगर ये V जीरो हो जाएगा तो F क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज का चलना बहुत जरूरी है, अगर उस पे फोर्स चाहिए, रेस्ट पे फोर्स नहीं लगेगी। क्लियर हो रही बात? ठीक है। F=QVB sin थीटा। टॉपिक नंबर 4। हाँ जी, यहां आता है बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ, सुनिए भाई ध्यान से। इसके अंदर ना दो टॉपिक आते हैं, इसकी एप्लीकेशंस आती हैं। ये कंपेयर किया जाएगा किसके साथ? कूलम्स लॉ के साथ। जो वहां कूलम्स लॉ होता था उसके साथ कंपेयर करेगा इसको। ये यहां दो एप्लीकेशन रखता है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर के लिए, और सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए। बोर्ड के लिए सुन लीजिए। अब बोर्ड में इसकी डेरिवेशन नहीं है, इसकी है। बोर्ड में इसकी डेरिवेशन है, यहां डेरिवेशन इसकी करनी है हमें, इसकी नहीं करनी। लेकिन उन्होंने टॉपिक नहीं काटा, उन्होंने इसके फॉर्मूले दिए और इस पे न्यूमेरिकल पूछे। इसका मतलब ये टॉपिक कट नहीं है, सिर्फ क्या कट है? इसकी डेरिवेशन कट है। टॉपिक नंबर 5 कौन आया? एम्पियर्स सर्किटल लो। देखो, जिस बच्चे ने किया है वो कनेक्ट करने की कोशिश करो। ये जो बायोट था ना, इसने डिफरेंशियल लो दिया, डिफरेंशियल। यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि लंबे समय तक ये चीजें याद रहें। डिफरेंशियल मतलब इसने अपने लॉ में डिफरेंशिएशन का यूज किया, और इसने अपने लॉ में इंटीग्रेशन का यूज किया। ये अंतर था इन दोनों में। बोर्ड में सवाल पूछे जाते हैं कि कंट्रास्ट बिटवीन बायोट सेवर्ट्स एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या अंतर इन दोनों में, कब कौन सा लगता है, ये कब लगता है, लेकिन आंसर सेम देते हैं। जैसे इसकी एप्लीकेशन कितनी है? स्ट्रेट वायर, और इसकी भी यही है सेम। आंसर यहां भी सेम आएगा, यहां भी वही आ रहा है। तो यहां पे सेम स्ट्रेट वायर और सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप है, इसकी डेरिवेशन करनी नहीं, स्ट्रेट वायर की डेरिवेशन आपको करनी। कितने टॉपिक हो गए? 5 हो गए। 5 पॉइंट सेट जी, चैप्टर खत्म है ना। अब इसके अंदर दो टॉपिक आते हैं जिसका नाम होता है सोलेनॉइड और टोरॉइड। सोलेनॉइड और
ये देखो इसकी एप्लीकेशन होती है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। इन दोनों की शेप देखो, सोलेनॉइड में तो आपको पता है स्प्रिंग की तरह ऐसे होता है, लेकिन इस टोरॉइड में क्या होता है, ये जो स्प्रिंग है ना, इसको ही पकड़ के ऐसे मिला दिया, मतलब गोल बना दिया। तो आप इसको कुछ इस तरीके से बना सकते हो, कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं? स्प्रिंग को ही सर्कल में कन्वर्ट कर दिस वन, तो दिस इज टोरॉइड। हाँ जी, क्लियर है क्या यहां तक? ये पार्ट है तुम्हारा। अभी आधे घंटे में वी विल ट्राई टू फिनिश टिल टॉपिक 2 आज की क्लास, ठीक है? जितने अरेंज रहोगे उतना बढ़िया है। अगली क्लास में ये टॉपिक होगा, ये टॉपिक होगा, इनकी एप्लीकेशंस बताई जाएंगी। अगर यहां तक नहीं पहुंचते तो इसके न्यूमेरिकल किए जाएंगे, राइट? हार्डली एक हफ्ता लगता है, ऑलमोस्ट चीजें कवर हो जाती। पार्ट नंबर 2 में एंटर कर जाते हो, उसके बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। हाँ जी, करें स्टार्ट। हेडिंग डालिए मैग्नेट। मैग्नेट, magnet is a substance which can attract the magnetic materials. Magnet is a substance which can attract the magnetic materials. जल्दी जल्दी छापो, ढीला नहीं पड़ना। Magnet is a substance which can attract magnetic materials like iron, cobalt, nickel, steel, etc. लो जी, लिख लिया। लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, एटसेट्रा, राइट? अभी मैग्नेट की टाइप्स लिखिए। क्या हो गया? क्या नहीं? ये कोई बात नहीं, वीडियो से देख लियो। मैग्नेट 3 में क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले कौन सा? नेचुरल मैग्नेट। सेकंड, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जो आप लैब्स में बनाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। थर्ड होता है बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी आती है, ये इलेक्ट्रो की। इलेक्ट्रो की खास बात क्या है? करंट की वजह से मैग्नेट बना, करंट देना बंद कर दो मैग्नेट खत्म, जब करंट देना शुरू करोगे फिर से मैग्नेट बन जाएगा। अब आपने चाहा नहीं यार ये मैग्नेट है ना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप क्या करो करंट की अमाउंट बढ़ा दो और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। करंट कम कर दो, वीक मैग्नेट हो जाएगा। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा ये यूज होता है। दूसरा, नेचुरल मैग्नेट अर्थ से निकलता है। लाइक कभी आपने ये एक्टिविटी सुनी है 10th क्लास में? मैग्नेट वाले चैप्टर में ऐसा कुछ बताते हैं टीचर्स कि अगर आप आयरन को या किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, जो मैंने लिखवाए, आप इनको एक इन डेप्थ अर्थ में 1 महीने 2 महीने के लिए दबा देंगे, और जब आप इसको निकालेंगे यू विल फाइंड कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। सोचो, आपने किसी मैग्नेट के साथ कोई चीज चिपका के रख दी और अलमीरा में रख के 1 महीना भूल गए, आपने 1 महीने के बाद उस आयरन को उससे अलग किया, आप इस आयरन को दूसरे आयरन के पास लेके जाओ, उस आयरन को खींच ले गए। इसका मतलब एक टाइम के बाद मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के साथ अटैच होकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लेता है, वो भी मैग्नेट ही बन जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी मैग्नेट बनेगा, वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा। वो एक टाइम के बाद अपने अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देगा। आ रहा है समझ में? क्या बातें कर रहे हो? सेकंड, जो मैंने अर्थ का एग्जांपल दिया है, अर्थ में दबाने से आयरन मैग्नेट क्यों बन रहा है? क्योंकि अर्थ भी क्या है? मैग्नेट। उसके उसके साथ कनेक्शन में आप लंबे समय तक कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ऑब्वियसली वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ले लेगा। क्लियर है बात? यहां सबसे ज्यादा मैंने इंपॉर्टेंस किसको दी? हाँ, आर्टिफिशियल मैग्नेट में मेनली कौन आता है?
बार मैग्नेट की शेप ऐसी होती है जैसे मैंने बनाई, क्यूबॉइड टाइप, है ना। अब ये 2D फिगर है, ऐसा होता है बार मैग्नेट, जिसमें आप ऐसे दिखाते हो, ये नॉर्थ, ये क्या, साउथ। देखा होगा इसको तो, ऐसा ऐसा डायग्राम छोटी क्लासेस में आता था, नॉर्थ एंड साउथ। अब लिखिए मेन ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। कंपस निडल के बारे में कौन कौन जानता है? कंपस निडल इज ऑब्वियसली एक मैग्नेटिक निडल है, उसके अंदर कैसे पोल्स होते हैं, एक निडल का एक एंड नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। ये लो, यहां पे एक वायर ले लो, बहुत सिंपल डायग्राम, लाइक दिस। ये क्या है, ए, ये क्या है, बी। अब आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट इसमें। आपके पास ए बी वायर है, ए बी वायर में करंट ए से बी जा रहा है। इसने क्या किया, इसके पास है ना एक कंपास निडल रख दी, और ये कंपास निडल कुछ ऐसी शेप की होती है, क्लियर, जिसमें एक एंड नॉर्थ होता है, एक एंड साउथ होता है। अब कंपास निडल की प्रॉपर्टी एक है, अगर ये किसी मैग्नेट के पास रखी होगी तो ही डिफ्लेक्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी, लेकिन ये कर गई। बताओ इसने किसके पास रखी थी, ये क्या है, एक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, राइट। तो करंट कैरिंग वायर के पास में क्या रखी गई, कंपास निडल, क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। तो इसने क्या कंक्लूजन दिया कि ये भी एक क्या है, मैग्नेट। अभी क्या बोल रहे हो आप, कंपास निडल तब डिफ्लेक्ट करेगी जब मैग्नेट के पास रखी होगी, ये मैग्नेट के पास थोड़े रखी है, किसके पास रखी है, करंट कैरिंग वायर के पास। अगर आप भी इसकी जगह होते तो आप भी यही कंक्लूजन देते कि यार ये बिल्कुल ना मैग्नेट जैसे काम कर रही है, क्योंकि इसकी वजह से क्या डिफ्लेक्ट कर गई, निडल डिफ्लेक्ट कर गई, है ना। सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट, क्या आया दिमाग, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, ये किधर जाएगी, इधर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, कहां जाएगी। देखिए सबसे पहले इसके बारे में लिखिए, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कंक्लूजन में रिमार्क्स क्या दिए इसने, इसने कंक्लूजन में रिमार्क्स ये दिए, एक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर ऑलवेज एक्ट लाइक ए मैग्नेट, एक्ट लाइक ए मैग्नेट। अच्छा 10th क्लास में आपको कोई किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट याद है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट हुआ था। किकिंग वायर में क्या था, जैसे ये कैमरा लटका हुआ है, ऐसे एक वायर लटका दो और उस वायर में करंट भेज दो नीचे, इस दीवार को नॉर्थ बना दो, इस दीवार को साउथ बना दो, यू विल फाइंड कि वो जो वायर है वो ऐसे ऐसे हिलेगी अपने आप, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लगी है, अपने आप नहीं हिल रही। सो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर इज एक्टिंग लाइक ए मैग्नेट। अब पूरे चैप्टर में ये बात गूंजनी चाहिए दिमाग में बार 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 बार, क्योंकि करंट कैरिंग वायर क्या होता है, अरे क्या होता है, मैग्नेट। मैग्नेट की और क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। हर मैग्नेट की क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड। यहां लिखिए डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज गिवन बाय फर्स्ट, कौन सा रूल, स्नो रूल। स्नो मीन्स साउथ, नॉर्थ, ओवर, वेस्ट। हर रूल की, हर लॉ की क्या होती है, एक कंडीशन, मीनिंग इसकी भी एक कंडीशन है, करंट कहां से कहां जाना चाहिए, साउथ से नॉर्थ। ध्यान से सुनना एक बार, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाए तो इसकी, इस निडल का नॉर्थ पोल ये विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। आ गया समझ में, तो इसका मतलब ये सुई किधर जाएगी, अगर ये करंट इधर जा रहा है, आप इसको साउथ मान लो, इसको क्या मान लो, नॉर्थ मान सकते हैं ना, मान सकते हैं, क्यों, देखो
ये जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस में क्या देखते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके बारे में मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि ये वर्टिकल प्लेन में नहीं होता, बताया ऐसा कुछ, ये ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं नॉर्थ ऊपर है, ऊपर कोई नॉर्थ नहीं है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो नॉर्थ उधर है, फिर ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है और साउथ पीछे है। तो ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये इसको ऐसे सोचते हैं, ऊपर कौन होता है। देखो आप इसको हमेशा किसकी तरह मानो, एक्स की तरह, इसको किसकी तरह मानो, वाई की तरह, इसको किसकी तरह मानो, माइनस एक्स, इसको माइनस वाई, और कोई चीज बाहर आ रही है उसको क्या मानो, जेड। बात समझ में आई। तो ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन नहीं, ऊपर नीचे कौन होता है, अगर बाहर आ रही है तो जेड, अंदर जा रही है तो माइनस जेड। क्लियर हो गई। यहाँ पे साउथ नॉर्थ मान लिया, बोलो नॉर्थ वेस्ट किधर होगा, अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो वेस्ट किधर होगा, अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है, वेस्ट किधर होगा, ऊपर। इसको देखो ना, अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपके लेफ्ट में क्या है, तो मैं नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा हूं, मेरे लेफ्ट में क्या है, तो इधर जाना है इसको, ये सुई यहां चली जाए, जैसे ये यहां है, ये यहां से रोटेट करके यहां चली जाएगी। बात समझ में आ गई। और अगर ये करंट इधर आता तो उल्टा हो जाता। तो कंडीशन क्या है, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाए तो निडल का नॉर्थ पोल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट। लिख लो, इफ करंट इज पासिंग विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, उतार लो। आज क्लास में एब्सेंट कौन है, वही बच्चे हैं एनसीसी वाले बस। अल्टरनेट रूल कौन सा है, रोड मैप में देख के बताओ क्या लिखवाया था, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। कैसे लगाते हैं कौन बताएगा, हाँ भाई, एम्पियर, बातें मत करो, एम्पियर स्विमिंग रूल नहीं आता, इतनी जरूरत नहीं होती इसलिए नहीं कराते। बट अगर फर्स्ट टॉपिक से कनेक्टिविटी बनाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, राइट। देखो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है ना, पूरा चैप्टर इस पे चलेगा, ओनली एक स्टेटमेंट पूरे चैप्टर में ऐसी है, इस पे स्टार लगा लो, जिसमें हर टॉपिक में बार बार इसका जिक्र होगा। इसके इसके अलावा आप कोई भी स्टेटमेंट देखेंगे वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती जितनी ये रखती। यहां एम्पियर स्विमिंग रूल डालिए, एम्पियर स्विमिंग में नाम से समझ में आ रहा है, स्विमिंग, डू वन थिंग, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ध्यान से सुनिए, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है अपने आप को स्विम करता हुआ मान लो, उस डायरेक्शन में मान लिया, तो उस टाइम पे वो स्विमिंग कुछ ऐसी होगी कि करंट तुम्हारे फीट से एंटर कर रहा है और सीट से निकल रहा है। देन जो इसका निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अगर मैं स्विम ऐसे कर रहा हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, तो इधर ही डिफ्लेक्ट हुआ। दोबारा बोल रहा हूं, इफ यू कंसिडर योर सेल्फ स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अलोंग द करंट in such a way that current is entering through the feet and leaving from the head. In that situation, the north pole of the compass needle will deflect towards the left hand of yours. Clear? That is, लिख लीजिए, आंसर सेम आएगा उससे।
ये क्या आ रहा है? सो यहां पे क्या आ रहा है? एम्पियर्स, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। क्लियर? लिखिए, क्या लिखें? इफ वी कंसिडर आवर सेल्स टू बी स्विमिंग in direction of current in such a way that current is entering through feet, entering through feet and leaving from head, then यहां से रूल शुरू होता है। जैसे वहां पे यहां से शुरू हुआ था ना देन से, यहां भी देन से शुरू हो रहा है। देन नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल ऑफ कंपस निडल will deflect towards लेफ्ट हैंड। सही है क्या? सही है? आ रहा है समझ में? इसमें अपनी ईज के हिसाब से डायरेक्शन मान लो। अगर करंट इधर जा रहा है इसको साउथ, इसको नॉर्थ मान लो। अगर करंट इधर जा रहा है इसको साउथ, इसको नॉर्थ मान लो। उसके हिसाब से चीजें देख लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अभी जैसे मैंने ऑस्टेट के बारे में बताया, उससे एसोसिएटेड कितने रूल थे? 2। आप अगर पीछे एग्जाम्स देखेंगे, जितने भी एग्जाम्स, इवन बोर्ड के एग्जाम में भी ये चीजें नहीं पूछी जाती, नहीं पूछता है वो। लेकिन यहां से पहली डायरेक्शन शुरू हो रही है डिफ्लेक्शन की। अब यहाँ पे डायरेक्शन के रूल्स धीरे धीरे, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल थंब रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, है ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सारी चीजें यहां से अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी। टॉपिक नंबर 2 डालिए, मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिखने के बाद मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है समझ में? मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें उस चार्ज का इफेक्ट फील किया जा सकता है, ऐसे ही मैग्नेट है। आप बताइए, अगर मैग्नेट के पास यहाँ कोई आयरन का पीस रखा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ होगा तो शायद ना करे। इसका मतलब ये कहाँ चला गया? इसकी फील्ड से बाहर चला गया। तो फील्ड इज अ स्पेस जहां पे मैग्नेट का इफेक्ट फील कर सकते हैं। सिंपल लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड द मैग्नेट। ये थ्योरेटिकल चीजें मैं जान के लिखवा रहा हूं ताकि एक बेस बन जाए। चैप्टर में जो मेन टॉपिक थे वो मैं रोड मैप में लिखवा चुका हूं, बायोट और एम्पियर सर्किटल। लो जी, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? स्पेस अराउंड द मैग्नेट, स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। क्लियर? बोलो, क्या मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर। मैंने आपको मार्क किया था, स्पेस कैन नॉट बी अ वेक्टर, है ना? लेकिन इसकी स्ट्रेंथ क्या थी? इसकी स्ट्रेंथ इज गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन बाय बी वेक्टर। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, यस एनीवन? नहीं, वो तो मैंने लिखा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। याद करो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन दी थी? फोर्स पर यूनिट चार्ज, E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू, था ना ऐसा कुछ? E इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट।
ऐसा हमने बोला था, ये इसकी डेफिनेशन थी। और यहीं से फॉर्मूला निकल के आया था क्या, F इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, दिस वन। अभी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे, अभी जो थर्ड टॉपिक है उसमें फॉर्मूला क्या था, रोड मैप में देखो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, उसमें बी आ रहा है, हम वहां से बी को डिफाइन करेंगे। क्लियर है? अभी पहले हम इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन गिवन बाय, डायरेक्शन गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डायरेक्शन देती थी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देती थी कैसे? उनके ऊपर टेंजेंट डाला जाता था, याद आया कुछ? फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट डालते थे, या यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे क्या डालेंगे, टेंजेंट। वो किसकी डायरेक्शन देगा? इंटेंसिटी की। सो गिवन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये टॉपिक है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाओ। कौन सा एग्जांपल लेना है? बार मैग्नेट। ये लो भाई, ये क्या है, नॉर्थ मान ले, ये क्या मान ले, साउथ। अभी यहां से कुछ इस तरीके से लाइंस निकलती है, लेकिन वापस आ जाती है इधर। तो कहां से कहां जा रही है? अरे कहां से कहां जा रही है? और अंदर, अगर ये नॉर्थ था ये साउथ था, तो आउटसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ, है ना? अब यहां से कुछ लाइनें आप बना लो डायग्राम में समझने के लिए। ऐसे पैरेलल लाइन बना लेना, उससे ठीक बन जाता है डायग्राम, राइट, दिस वन। अभी इसमें देखो, अगर मैं ये ये लाइन है, ये मान लीजिए बहुत बड़ा सर्कल बना के इधर से आ रही है, आप इसको यहीं छोड़ दो ऐसे, ठीक है? ये लो, ऐसे निकली, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। क्लियर? अब मार्क कर दो, ये नॉर्थ है, ये कौन है, साउथ। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन ये आउटसाइड द मैग्नेट है। लेकिन अंदर देखें तो कहां से कहां जा रही है? साउथ से नॉर्थ जा रही है। डन। कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है? वो भी नहीं करती थी, ये भी नहीं करती। क्यों नहीं करती? दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। यहां क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ, कहीं पे ब्रेक आया? नहीं आया। कॉन्टिन्यूस है, क्लोज्ड है? यस, क्लोज्ड लूप भी बना रही है। वो बनाती थी? वो नहीं बनाती थी। वो पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहां टर्मिनेट होती थी? नेगेटिव पे टर्मिनेट होती थी। ये नहीं होती, ये पॉजिटिव नॉर्थ से साउथ जाएंगी, साउथ से नॉर्थ वापस आ जाएंगी। तो कॉन्टिन्यूस और क्लोज्ड। बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा है? पोल के पास के पोल से दूर? तो पोल के पास स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जहां पे डेंसिटी कम होगी, वहां पे स्ट्रेंथ कम होगी। क्लियर है बात यहां तक? और क्या क्या है इसके अंदर? अच्छा बताओ, किस किस के दिमाग में आता है कि सर नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे क्यों नहीं कर रहे फिर ये अट्रैक्ट? यहाँ पे ये कर रहे हैं, इसी की वजह से ये ज्योमेट्री कंपोजिशन तुम्हारे को नजर आ रही है। ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी ये कंपोजिशन नजर आ रही है तुम लोगों को। अभी डायग्राम और बनवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, लेकिन पहले प्रॉपर्टी बताइए क्या क्या लिखी। अच्छा, इन पे टेंजेंट कैसे डालें? एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे डाल देंगे, ये क्या देगा? टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन, दैट्स इट। सिंपल है। हाँ, तो इनकी प्रॉपर्टी लिख लो भाई। हम्म, इनकी प्रॉपर्टीज क्या बन गई? सबसे पहले डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट,
साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर है क्या यहां तक? हाँ जी। सेकेंड पॉइंट, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। सेकेंड, थर्ड, फॉर्म कॉन्टिन्यूस एंड क्लोज लूप। ये एक जगह से शुरू होके दूसरी पे खत्म नहीं होती, वापस आती है। फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूस लूप। और ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, ये वाली, ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं आएगी अगर मैं अभी एक स्टेटमेंट दूंगा। कभी आपने सुना है किसी मैग्नेट का अकेला नॉर्थ होता है? नहीं। अकेला साउथ होता है? नहीं। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। डाइपोल सबसे छोटा अरेंजमेंट है, कम से कम दो पोल होने चाहिए मैग्नेट बनने के लिए। और जो ये बात मैंने बोली है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट एग्जिस्ट, ये कहां से प्रूव होती है? गॉस लॉ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ आया था? अरे आया था, यहां भी आएगा। वो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और यहां गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। फोर्थ बोलिए, नियर द पोल स्ट्रेंथ क्या है? यस, नियर द पोल, नियर द पोल स्ट्रेंथ इज हाई। डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ लाइंस अगर कम होगी तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। लो जी, सही है। अभी मैंने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है, इसकी यूनिट क्या होती है, डिफाइन कैसे करते हैं, तो अभी नहीं कर रहे, सिर्फ ये बनाया है। अब लास्ट, पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अकेले पॉजिटिव चार्ज की बनानी हो तो, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, कहां से कहां जाती है? नॉर्थ से साउथ जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने कोई ऐसा पॉइंट लिखवाया था, लेटरल प्रेशर और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन जैसी चीजें लिखवाया था। लेटरल प्रेशर क्या दिखाता है? रिपल्शन क्या अट्रैक्शन? रिपल्शन। और लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन क्या दिखाता है? अट्रैक्ट। इसमें सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहां से डायग्राम पूछे जाते हैं कि कौन सा डायग्राम करेक्ट है। मतलब इसमें आप मैग्नेट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी में देखेंगे, वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच डायग्राम इज करेक्ट। तो वहां पे किन बातों का ध्यान रखना है? नॉर्थ से साउथ जा रही है कि नहीं जा रही है ना? क्लोज लूप बना रही है कि नहीं बना रही है, टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सारी चीजें। इंटरसेक्ट, यहाँ पे कई बार ऐसे पॉइंट बना देगा, ऐसे ऐसे, यहाँ इंटरसेक्ट दिखा देगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहां से सिर्फ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नोट डाल के लिख लो एक, जो मैंने अभी बोला, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। बस, काफी है इसके लिए। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत हो गई। ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, साथ साथ रिवाइज करते रहो।